हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अकाउंट्स एंट्रीज़ के बारे में कि अकाउंट्स एंट्रीज़ होती क्या है, कौन सी वो एंट्रीज़ है जो अपन को अकाउंट्स में पोस्ट करनी है। खासकर ये वीडियो आज बनाया गया है जनरल एंट्रीज़ के लिए। तो अपन देखते हैं, ये आगे अपन लिखे गेटवे पे अकाउंटिंग वाउचर। राइट साइड में जो बार है इस पर आपको सब चीज़ें आपके रेफरेंस के लिए दी हुई होती है। तब आप देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे F4 कॉन्ट्रा एंट्रीज, यानी कि बैंक टू बैंक, कैश टू बैंक, बैंक टू कैश, ये हो गई कॉन्ट्रा। इसके बाद में पेमेंट और रिसीट, सेल्स, परचेज। पेमेंट और रिसीट के लिए मैं पहले एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसमें आपको डिटेल्ड पेमेंट और रिसीट एंट्रीज बताई गई है, आप वो कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद में आती है परचेज एंट्रीज और सेल्स एंट्रीज, जिसके लिए भी मैं शॉर्टली एक डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूँ। इसके साथ साथ इसमें आता है परचेज रिटर्न्स और सेल्स रिटर्न। सपोज आपने कहीं से कोई माल परचेज किया है और वो किसी भी वजह से आपने, चाहे क्वालिटी की वजह से है, आपने वो रिटर्न कर दिया है, तो आप परचेज रिटर्न बुक करेंगे डेबिट नोट्स में। सिमिलरली जो आपने गुड्स सेल किया है, कस्टमर्स को किसी भी वजह से कस्टमर आपके पास वो रिटर्न कर देता है, तो आप कस्टमर्स को क्रेडिट नोट्स इशू करेंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे पेमेंट एंट्री, रिसीट एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री, सेल्स रिलेटेड एंट्रीज, परचेज रिलेटेड एंट्रीज, डेबिट नोट्स, क्रेडिट नोट्स, इन सब में जो जो चीज़ें कवर हो गई वो आपको सेपरेटली ट्रीटमेंट करना है। इन सब के अलावा जो भी एंट्रीज बचती है अकाउंट्स में, वो सारी जनरल एंट्रीज कहलाती है। यानी कि जो इन एंट्रीज के परव्यू में नहीं आ रही है, वो सब एंट्रीज आएगी आपकी जनरल एंट्री। जनरल एंट्री के लिए आप यहाँ देखेंगे F7 शॉर्ट की है, आपको धीरे धीरे याद हो जाती है, नहीं तो आपके लिए राइट साइड के बार पे यहाँ पे सारे इंडिकेटर्स हैं, आप इनको देख के आराम से एंट्री अपनी पोस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको देखते हैं, अपन देखते हैं इसमें एंट्री करना। सबसे पहले आप F2 से डेट सेलेक्ट करेंगे, जिस भी डेट पे आपको एंट्री पोस्ट करनी है। अब अपन देखते हैं कि जनरल एंट्री, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एंट्रीज सेल, परचेज, रिसीट, कॉन्ट्रा, पेमेंट नहीं है, वो सब जनरल एंट्रीज है। तो अब साहब अपन को कोई एक्सपेंस बुक करना है जिसका कि अपन ने पेमेंट नहीं किया है, यानी कि अपन ने क्रेडिट में वो परचेज किया है या क्रेडिट में वो आइटम खरीदा है। तो ये अपन देखते हैं कि इसको बुक कैसे करें जिसमें कैश या बैंक का ट्रांजेक्शन नहीं है। सपोज अपन ने अपने ऑफिस या शॉप के लिए अपन ने कोई स्टेशनरी परचेज की है, तो अपन यहाँ करेंगे डेबिट कर देंगे स्टेशनरी को, और जिस भी बंदे से अपन ने जो अमाउंट वैल्यू आ गई, जिससे भी परचेज की अपन ने क्रेडिट पे, उसका यहाँ पे नाम आ गया। लेजर यदि बना हुआ नहीं है तो आप क्रिएट कर सकते हैं, उनमें काफ़ी चीज़ें कई बार ये बता चुका हूँ, लेजर क्रिएट करना। ये डाल दिया अपन ने, इसके बाद अपन ने एंटर कर दिया। अब ये आपको पूछेगा एक्सेप्ट यस और नो, तो यहाँ पे आप एंटर कर दीजिए, यस कर दीजिए, जैसा भी आप चाहते हैं। एंटर का मतलब भी यस होता है। तो ये आपकी एंट्री पोस्ट हो गई। तो ये एंट्री आपकी हो गई। अब इस पार्टी को जिससे अपन ने स्टेशनरी खरीदी है क्रेडिट पे, इसको अपन बाद में पेमेंट कर रहे हैं। जब भी कैश पेमेंट किया, पेमेंट की एंट्री खोल ली, उसका जितना अमाउंट है वो अपन ने पेमेंट कर दिया, और ये इस पार्टी का ट्रांजेक्शन हो गया कंप्लीट। क्रेडिट पे परचेज रिकॉर्ड कर लिया आपने, इसके बाद में आपने उसको पेमेंट की एंट्री इसमें पोस्ट कर दी। अब चलते हैं अपन अगली जनरल एंट्री पे। जनरल एंट्रीज में मास्टरी होना किसी भी एक्सपर्ट अकाउंटेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये अपन देखते हैं इसमें। अब आ गया अपना, सपोज अपन को बुक करने हैं कोई भी एक्सपेंस जिसका कि अपन पेमेंट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बुकिंग कर रहे हैं उस एक्सपेंस की, जिसका कि पेमेंट अपन बाद में कभी करेंगे। तो यहाँ पे अपन ने लेजर क्रिएट कर लिया है।
ये लेजर क्रिएट हो गया। जो वैल्यू है वो अपन ने यहाँ वैल्यू डाल दी, और जिससे अपन ने लिया है वो अपन ने उनका लेजर सेलेक्ट कर लिया इसमें। इसमें एक चीज़ आपको देखने की है कि यदि टीडीएस की लायबिलिटी आपकी है तो आप टीडीएस को यहीं पे बुक कर लीजिए। आपको दो अलग अलग एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहीं पे एक्सपेंस भी बुक करेंगे, जिस पार्टी का अकाउंट क्रेडिट करना वो भी करेंगे, और साथ में जो टीडीएस की लायबिलिटी है, जो आपको लायबिलिटी बुक करनी है, वो भी करेंगे। यानी कि तीनों एंट्री यहाँ पे अपन को एक ही साथ करनी है। अलग से अपन को टीडीएस की एंट्री बुक करने की ज़रूरत नहीं है। ये अपन अब देखते हैं एक और जनरल एंट्री। अभी अपन लेजर क्रिएट कर लेते हैं। Alt+C प्रेस किया अपन ने डायरेक्ट वाउचर एंट्री में ही। ये अपन ने इसको ग्रुप दे दिया है। जो ईयर एंड में मार्च के जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जो है तो मार्च से रिलेटेड, लेकिन पेमेंट आप उनका मार्च में नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान देने की बात है। पेमेंट होगा इसका मार्च के बाद में, लेकिन अपन को प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी मार्च में। जो भी एक्सपेंसेस अपने मार्च ईयर फाइनेंशियल ईयर से बिलोंग करते हैं, वो सारे एक्सपेंसेस अपन को बुक करने पड़ेंगे उसी फाइनेंशियल ईयर में जिस फाइनेंशियल ईयर से वो बिलोंग करते हैं। पेमेंट भले आप उसका 1 महीने बाद करें, 2 महीने बाद करें या 3 महीने बाद करें, लेकिन आपको एंट्रीज वो बुक करनी है मार्च में। यहाँ पे अपन ने ये लेजर क्रिएट कर लिया है इसका। अब देखते हैं अपन इसको। ईयर एंड में आप देखेंगे कि बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद में आप पेमेंट करते हैं। अब सपोज आपने रेंट का पेमेंट किया है, रेंट पेमेंट करने के लिए आप रेंट को डेबिट कर देंगे। जिस भी पार्टी को आपको रेंट देना है उसका लेजर आप क्रिएट कर देंगे, और जितना अमाउंट है उसका वो अमाउंट आप डाल देंगे। एक ध्यान रखना कि यदि टीडीएस की लायबिलिटी है तो आप नेट अमाउंट टीडीएस डिडक्ट होने के बाद में जो है वो उस पार्टी के लेजर में क्रिएट करें, और बाकी बचा अमाउंट जो टीडीएस का, वो टीडीएस के लेजर में आपको डालना है। तो यहाँ पे आपकी एक ही एंट्री में एक्सपेंस बुक हो जाएगा। जिस क्रेडिटर जो आपका रेंट के लिए क्रेडिटर है, उस क्रेडिटर को जितना पैसा देना है वो आपने रिकॉर्ड कर लिया। इसके साथ में ही जो आपकी टीडीएस की लायबिलिटी है वो भी आपने यहीं पे एडजस्ट कर दी है, वो आपने बुक कर दी है। अब जो भी आपकी ड्यू डेट है टीडीएस पेमेंट की, उस ड्यू डेट को आप देखेंगे तो आपके पास पहले से वो एक समरी तैयार आएगी कि किस किस हेड में आपने कितना कितना टीडीएस डिडक्ट किया है और कितना कितना आपको पेमेंट करना। वो आपको एक ही जगह पे सारी चीज़ें आपको नज़र आ जाएगी। हमेशा आप जनरल एंट्रीज इसी तरीके से कीजिए कि एक ही एंट्री में आपको सारी चीज़ें डिस्प्ले हो जाए, बार बार आपको अलग से एंट्रीज पोस्ट ना करनी पड़े। इसी तरीके से अपन बाकी जो भी अपने एक्सपेंसेस हैं मार्च से रिलेटेड, जो अपन को फाइनेंशियल ईयर में ही बुक करने हैं, वो अपन यहाँ पे बुक कर देंगे। जो अपन मार्च में पेमेंट नहीं करेंगे लेकिन अपन को बुक करने। अब अपन ने यहाँ पे डाल दिया लेजर। जो अमाउंट है सपोज 3 लाख का है, इसको अपन ने लायबिलिटी अपनी खड़ी कर दी है, जो मार्च के बाद में अपन को पेमेंट करनी है। ये लायबिलिटी बुक हो गई आपकी। इसके बाद में आते हैं अपन, बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं जो आपको इलेक्ट्रिसिटी हो गया, टेलीफोन हो गया, कुछ स्टेशनरी आपने परचेज करी है क्रेडिट पे, उसका पेमेंट आप मार्च के बाद में कर रहे हैं,
और भी बहुत सारी एंट्रीज है जो नॉन कैश एक्सपेंडिचर्स हैं आपके, वो सारे आपको मार्च में बुक करने होते हैं। अब अपन देखते हैं अगली एंट्री। ये अपन लेते हैं साहब एक्सपेंसेस जो आपको मार्च में बुक करना है, लेकिन पेमेंट अपन करेंगे इसका मार्च के बाद। जैसे कि साहब आपका बिल आया बिजली का, मार्च महीने का बिजली का बिल आपका आ गया, लेकिन पेमेंट अपन करेंगे, इसकी ड्यू डेट है सपोज 15 अप्रैल को अगले महीने की, तो आपको बुक करना है उसको मार्च में। यहाँ पे अपन एक्सपेंसेस पेबल एक लेजर क्रिएट कर लेंगे, तो जितने भी एक्सपेंसेस है, क्योंकि अपन को लाइबिलिटी यहाँ पे रिकॉर्ड करनी है, जो भी एक्सपेंसेस अपन इमीडिएट पेमेंट नहीं कर रहे हैं वो अपन को लाइबिलिटी में बुक करके रखने हैं। ये आपका करंट लाइबिलिटीज़ हो गया, और इस तरीके से अपन ने कंट्रोल ए से सेव कर दिया, और ये आपकी लाइबिलिटीज़ एक्सपेंसेस के अगेंस्ट में बुक हो गई। P&L में जो आपका एक्सपेंस इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर से बिलोंग करता है, वो एक्सपेंस आपका P&L में डेबिट हो जाएगा। ये अपन एंट्री कर देते हैं सेव। ये आपकी एंट्री सेव हो गई। अब चलते हैं अपन इसी तरीके से देखते हैं, इसके अलावा अपने एक्सपेंसेस हो गए और क्रिएट कर लेते हैं अपन, जैसे टेलीफोन है, मोबाइल है, तो ये खर्चे अपने मार्च का जो बिल है अपन पेमेंट करेंगे अप्रैल में। लेजर को अपन ने क्रिएट कर लिया है इसका टेलीफोन एक्सपेंसेस। ये अपन ने जो भी अपना बिल आया है जो मार्च से रिलेट करता है, मार्च पीरियड से रिलेटेड है, ये अपन ने इसको बुक कर लिया है। अब जब भी अपन पेमेंट करेंगे तो अपन को दोबारा से एक्सपेंस बुक करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सपेंस आपका एक ही बार में यहाँ पे बुक हो गया, बाद में सिर्फ पेमेंट की एंट्री आपकी आने वाली है। इसके अलावा जो मेन काम है वो आप मानिए कि जितनी भी प्रोविजनिंग करनी है, बिना फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग की प्रोविजनिंग के अकाउंट्स का काम अधूरा है। एक एक्सपर्ट अकाउंटेंट जानता है उसको कैसे ये बुक करना है। तो इसी पे चीज़ें पे सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि आपकी वर्थ उस ऑर्गेनाइजेशन के कितनी बढ़ने वाली है, जब तक आपको जनरल एंट्रीज करना आप मास्टर ना होते हैं इसमें। अब सपोज अपन ने किसी को कमीशन दिया है अपने सेल के प्रमोशन के लिए, तो अपन ने बुक कर लिया है, इस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है, तो अपन इसको मार्च में बुक करेंगे। इस पे यदि TDS की लाइबिलिटी आती है कमीशन पे 10% मान लीजिए TDS है, तो अपन यहीं पे इसको बुक कर लेंगे। जिस पार्टी को अपन को देना है उस पार्टी का लेजर आ जाएगा। TDS की जो लाइबिलिटी है इसके साथ साथ कमीशन बुक करने के साथ साथ ही अपन खर्चे के साथ ही अपन TDS की लाइबिलिटी भी बुक कर लेंगे। पार्टी को जितना पेमेंट अपन को बाद में देना है वो पेमेंट भी अपन यहीं पे नेट क्रेडिट करेंगे। तो ये अपना तीनों एंट्रीज एक साथ होती है यहाँ पे। ये अपना इसको सेव कर देते हैं एंट्री को। ये काम आपका हो गया बिल्कुल परफेक्टली पूरा। अब इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और अपन को मार्च की प्रोविजनिंग के लिए करनी पड़ती है। वो कौन सी चीज़ें? इसके अलावा अपन को डेप्रिसिएशन बुक करना है। जितनी भी आपकी फर्म में या कंपनी में फिक्स्ड असेट्स है उसका अपन डेप्रिसिएशन बुक करते हैं। डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। यहाँ पे अपन डेप्रिसिएशन का लेजर ऑल्ट से क्रिएट कर लेंगे। डेप्रिसिएशन आपका एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट के ग्रुप में जाएगा। ग्रुपिंग बहुत ही ज़्यादा इसमें ज़रूरी है। यदि ग्रुपिंग आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपकी जो रिपोर्टिंग है बहुत ही ज़्यादा बेहतर तरीके से आपके सामने आती है। अब जितनी भी एसेट्स है जिनके अगेंस्ट में अपन डेप्रिसिएशन बुक करेंगे वो आप यहाँ पे टोटल अमाउंट डेप्रिसिएशन का एक साथ डालेंगे। इसके अलावा जितना भी आपका अमाउंट पर्टिकुलर असेट का बन रहा है वो अपन उस असेट का अलग अलग इसमें वैल्यू डाल देंगे। सपोज टोटल डेप्रिसिएशन अपने पास 10, 12, 15 असेट्स हैं, उनका टोटल वैल्यू आता है डेप्रिसिएशन का 70,000, 75,000 या 80,000 रुपया। अब अपन को डेप्रिसिएशन में डेबिट करना है पूरा अमाउंट क्यूमुलेटिव, जो टोटल डेप्रिसिएशन का फिगर है जो आपके P&L में डेबिट होने वाला है वो अपन बुक करेंगे।
और इसके साथ में पर्टिकुलर असेट्स को अपन क्रेडिट कर देंगे। तो इसमें देखिए ये आ गया आपका, बुक कर देते हैं अपन इसको, लेजर क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स ये डेप्रिसिएशन की अपन जब एंट्री करेंगे तो अपन टोटल अमाउंट जो डेप्रिसिएशन का है वो अपन एक साथ डेबिट कर देंगे, और इंडिविजुअल असेट का जो अमाउंट है वो अपन अलग अलग इस पे बुक कर लेंगे। सपोज आपका एयर कंडीशनर पे डेप्रिसिएशन हुआ 5000, इसी तरह फर्नीचर पे हुआ 7000, कोई मशीनरी आपके पास है जिसका डेप्रिसिएशन हुआ आपका 8000। तो आप इसी तरीके से अलग अलग असेट का जितना डेप्रिसिएशन बनता है इनकम टैक्स की रेट या कंपनीज एक्ट की रेट के हिसाब से वो आप उसमें डाल देंगे, और जो सब का क्यूमुलेटिव टोटल है वो डेप्रिसिएशन आप एक साथ बुक कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि पूरा अमाउंट जो डेप्रिसिएशन का आपको P&L में डेबिट करना है वो आपका डेबिट चला जाएगा, और इंडिविजुअल असेट का अलोकेशन जो डेप्रिसिएशन का है वो आपका उस पर्टिकुलर असेट में आपका अलोकेट हो जाएगा अमाउंट। तो फ्रेंड्स आज अपन ने डिस्कस किया जनरल एंट्रीज। किसी भी अकाउंटेंट के लिए एक्सपर्ट होने के लिए उसका जनरल एंट्रीज में एक्सपर्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। जो भी अकाउंटेंट ये जनरल एंट्रीज में मास्टरी हासिल कर लेता है उसकी संस्था में वर्थ बढ़ जाती है, वो एक हाईली पेड जॉब को प्राप्त कर सकता है, और अपने पैरेलल काम करने वाले लोगों से वो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे पहुंच जाता है। फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में जाके। यदि आप इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए इच्छुक हैं तो आप मेरा चैनल समाधान सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन जो है इसको आप प्रेस कर लीजिए, तो आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलता रहेगा। गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।